हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढालिया आपका स्वागत करता हूं शिक्षा के मंच पर। और जो अब आपकी क्लास होगी वो भारतीय अर्थव्यवस्था की होगी, जो कि अगला चरण था। वो चरण था पंचवर्षीय योजनाओं का, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो पहली वीडियो में हम आपको दिखा चुके हैं कि कौन कौन सी में क्या क्या चीज़ें हुए, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या उन योजनाओं के आधार पर भारत की आधारशिला रखी गई और कैसे कैसे इसको विकास की ओर बढ़ाया गया। अब देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में योजना आयोग के द्वारा एवं भारत सरकार के सहयोग से कितना सहयोग इस देश की अर्थव्यवस्था को मिला और कितनी ऊंचाइयों को ये छूने में सक्षम रहा। या फिर हम इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे कि कहां कहां पर अर्थव्यवस्थाओं को डगमगाने पर मजबूर होना पड़ा था भारत की अर्थव्यवस्था को। ठीक है, तो देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसको मैंने पहले ही बोला था कि एक पिछली जो वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं, उसके अंदर पूरे की पूरी समरी है कौन सी योजना किस में चली थी, तो उसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो योजना चली थी वो थी 1961-66 कि आपको पता है कि मिस्टर सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर ये योजना आधारित थी, जिन्होंने इस योजना को बनाया था। और इसी योजना के दौरान ही यहाँ पर देखिए, राज्य स्तर पर शिक्षा बोर्ड और इसी के ही माध्यम से, इसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा विद्यालय स्कूलों का निर्माण किया गया। एवं इसी योजना के तहत ही भारत के अंदर जो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर पंचायती जो चुनाव थे उनको कराया गया था, तो वो इसी योजना के दौरान हुआ था। पंचायती चुनाव। अब ये आप देखोगे कि ये जो किया गया था वो किस आर्टिकल के द्वारा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा ये सब किया गया था। ये आप उसमें देखोगे तो संशोधन 73 और 74 के अनुसार ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत कि यहाँ पर एक शिलान्यास रखी थी, जिसको इसके अंदर फिट किया गया था और इसे ग्राउंड लेवल पर उतारा गया था। इस ग्राउंड लेवल पर उतारने के लिए ये कहा गया था कि ये जो चुनाव पद्धति है जो कि पंचायती लेवल पर है या स्तर पर है, ये एक पूरी तरह से गांधीइज्म है, यानी कि गांधी के विचारों पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहीं पर ही एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि 1962 में इंडिया चाइना का युद्ध हुआ और उसके बाद 1965 में यहीं पर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 1966 में ये सबसे बड़ा डरावना था, जिसमें पूरी तरह से पूरे भारत में सूखा पड़ गया और ये सूखा पूरा कंटिन्यू रहा 67 तक, यानी कि 1 साल तक, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मर चुके थे। ठीक है, कम से कम 1 लाख लोग मर चुके थे। अच्छा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस योजना का जो एक टारगेट रखा, लक्ष्य रखा कि कितनी दर होनी चाहिए, वो 5.6% थी, जिसको हमने टारगेट बनाया।
टारगेट बनाया, ठीक है, लेकिन अचीव कितना हुआ, ठीक है, या फिर प्राप्ति कितनी हुई, तो वो प्राप्ति हुई थी 2.8% यानी कि जीडीपी दर इतनी गिर गई थी इस योजना के दौरान, वो भी किसके कारण, ये और ये। अब आप खुद देखिए कि इतना सब कुछ भारत के अंदर हुआ, जो कि एक सबसे बुरी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद अब यहाँ पर एक और भारत सरकार ने, या फिर हम कह सकते हैं कि योजना आयोग ने फिर से एक कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ाते हुए यहीं पर ही एक सबसे पहल की, और वो जो पहल थी वो ये थी कि कृषि के क्षेत्र में गेहूं की उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम किया। और इस कृषि में गेहूं की खेती को टारगेट अगर किसी राज्य में किया था तो वो किया था पंजाब में, और यही कारण है कि पंजाब गेहूं के मामले में सबसे आगे भी रहा है अपने समय में। वो बात अलग है कि अब उत्तर प्रदेश आगे की तरफ को बढ़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें कि पंजाब को ही यहाँ पर क्यों टारगेट रखा गया था, इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को फोकस रखा गया था, जो कि बांध का निर्माण पूरी तरह से चलता रहा था। यहीं पर ही चीज़ें और आगे को देखने को मिलती हैं कि जो पंजाब है इसमें नदियों और नाले इतने बड़े पैमाने पर हैं कि यहाँ की सिंचाई का प्रबंध बहुत ही आसानी से देखने को मिल रहा था भारत सरकार को, जिसके कारण भारत सरकार ने पंजाब राज्य को फोकस किया कि एक बार हम इस राज्य के अंदर इस गेहूं की पैदावार को अगर बढ़ा लेंगे तो दूसरे राज्यों में भी हम इसकी उपलब्धियों को देख सकते हैं कि कितना और आगे बढ़ सकता है। देखिए, हमने केवल इस योजना पर फोकस किया गेहूं, लेकिन ये गेहूं नहीं है, उस समय पर एक जीवन रेखा थी भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसने कम से कम 1 लाख लोगों को मारा था। ये इस बात से पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उस समय पर जितने भी संसाधन थे वो सभी के सभी केवल उनकी जो पूरी तरह से टिकी हुई थी आस, वो सिंचाई और कृषि, और भारत की स्थिति भी इस पर टिकी हुई थी। और यही कारण है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। वो कहने का कारण जो पीछे हमेशा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जिस देश की जनसंख्या जिस कार्य में सबसे अधिक लगती है वह देश उसी कार्य से जाना जाता है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में 51% जनसंख्या देश की केवल कृषि में लगी हुई है, यही वजह है कि इस देश को आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जिस दिन इसका रेशो धीरे धीरे कम होने लगेगा और लोग अपनी दिशाओं को बदलते हुए चले जाएंगे, उसी समय पर यह देश कृषि प्रधान देश से समाप्त होता हुआ चला जाएगा। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भारत में अब हमारे पास इतना धन नहीं बचा था, और धन नहीं बचा था यही कारण था कि हमारा जो अचीव रेट था वो इतना डाउन चला गया, अर्थात हमारे पास से धन समाप्त हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 5 वर्ष के लिए इतनी योजनाओं को नहीं चला सकते, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ब्रेक के बाद देखते हैं दूसरी योजना जो कि वार्षिक योजना है, अवकाश योजना, जिसका समय रहा था 1966-69। ये जो योजना रही है, ये बहुत से बच्चे हैं या बहुत से टीचर हैं जो इस बात को ये समझते हैं कि ये केवल लगातार 3 वर्ष की योजना रही है, लेकिन असल में 3 वर्ष की नहीं थी। ये एक वर्ष में इसको चलाया गया था, और एक वर्ष होते हुए बाद में इसको कंबाइंड इसको बोल दिया गया कि ये तो केवल एक अवकाश योजना रही है जो कि 3 साल तक चली है। अब ये 3 साल तक चली है, इसलिए इन तीनों का अलग अलग नाम ना देकर इसको एक साथ मिलाकर 3 वर्ष का कर दिया, जिसका नाम दे दिया गया अवकाश योजना। अब देखिए अवकाश योजना को किस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं, या आपने पढ़ा भी होगा या आपने किसी से पूरी तरह से पढ़ा होगा, किताब में पढ़ा होगा या किसी ने बताया होगा
कि अवकाश योजना में कृषि को मेन फोकस बनाया गया। मेन फोकस क्यों बनाया गया? क्योंकि कृषि ही इस देश की जान बचा सकती थी और इस देश के लोगों की जान बचा सकती थी। इसलिए डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग, देखिए इन दोनों ने मिलकर भारत के अंदर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात हरित क्रांति को जन्म दिया था। अगर हम कहें तो भारत के अंदर हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में जन्मदाता हरित क्रांति का डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग को कहा जाता है। देखिए डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग जो हैं, इन्होंने अपनी वीडियो के दौरान 1960 में सबसे पहले ये योजना चलाई थी, जो कि अमेरिका के अंदर पूरी तरह से रन भी की थी। लेकिन ये वहाँ पर सक्सेस होने के बाद डॉक्टर स्वामीनाथन ने ही इनका नाम सजेस्ट किया था कि उनकी एक बार हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी एक बार इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। तो भारत में जैसे ही हुआ तो दोनों ने मिलकर इस योजना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद यह योजना पूरी तरह से सफल हो गई। अब जब ये सफल हो गई तो भारत के पास धन की मात्रा अधिक बढ़ गई और उसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। ये योजना 1969-74 तक चली। अब इसमें देखिए कि 74 तक तो चल गई, तो इसका मतलब ये था कि अब भारत को फिर से सही से टारगेट बनाना होगा, और जो टारगेट था यानी कि जिसको हम बोल देते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट था कितना 5.6% और इसका अचीव रेट था 3.3%। ठीक है, अराउंड ये लास्ट वाला ऊपर नीचे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगा, तो उस पर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 3.3%। तो उसके बाद देखिए इस योजना को किस मॉडल पर आधारित किया गया था? ए मन्ने मॉडल पर। ठीक है, इस व्यक्ति ने इस मॉडल को पूरी तरह से तैयार करते हुए कुछ भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन ये भी क्या करते कि भारत में ही ऐसा कुछ होने वाला था जो खुद इनको भी नहीं मालूम था। और वो क्या था कि उस समय पर जो हमारी यहाँ की पीएम थी, वो पीएम थी कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। इन्हीं के ही राज में क्या हुआ था? 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अब ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो इस बात को लेकर हुआ था, जैसे कि मान लीजिए जैसे इंडिया है और इधर ये पाकिस्तान है। देखिए इस पाकिस्तान ने यहाँ पर यानी कि जो बांग्लादेश है इसको क्या बोला गया था? ईस्ट पाक बोला गया था। ठीक है, और ये वेस्ट पाक था। इसी चीज के लिए भारत और पाकिस्तान और पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक पाकिस्तान गलियारा चाह रहा था, जो कि भारत इसे देने में असमर्थ था। तो इसी चीज को लेकर पाकिस्तान ने इस
पाकिस्तान को टारगेट बनाकर भारत में युद्ध करने की कोशिश करी, लेकिन यहीं पर ही गृह युद्ध हो गया। वो कारण ये था कि यहाँ के जो मुस्लिम थे वो यहाँ के मुस्लिमों को अपने से कम आका करते थे कि ये एक बेकार मुस्लिम है और हम एक सर्वोच्च मुस्लिम हैं, जिसके कारण क्या हुआ था कि यहीं के लोगों ने ही क्या कर दिया, अपना एक अलग रुख दिखाते हुए पूरी तरह से अपने ही गृह युद्ध छेड़ दिया। और इस युद्ध में पाकिस्तानियों ने, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान ने वर्तमान बांग्लादेश के अंदर लोगों को पूरी तरह से प्रताड़नाएं दी, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमारे देश की पीएम इंदिरा गांधी से गुहार की कि हमें किसी भी तरह से इन लोगों से आज़ादी दिला दीजिए। तो तब जाकर इसने एक कदम उठाया जो कि एक सराहनीय था और पूरी तरह से एक बहुत ही बड़ा कदम था, जो कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उसमें जीत भारत की हुई, जिसमें पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और इंदिरा गांधी ने एक अलग देश की पहचान बांग्लादेश के रूप में दिला दी। यहीं पर चीजें समाप्त नहीं हुई थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जब एक अच्छे से लीडर हो गई, बहुत ही टॉप लेवल की, पूरे विश्व में उनकी चर्चा होने लगी, तब जाकर यहाँ पर उन्होंने अपने देश में एक पोखरण में फिर से एक क्या किया था, उन्होंने वहाँ पर एक परमाणु का एक मतलब परीक्षण कराया था। लेकिन इस परीक्षण से यूएसए को ये बात पसंद नहीं आई, तो इसने इधर यानी कि बांग्लादेश की तरफ अपनी सेना को तैनात कर दिया था, जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ता था वो सही से नहीं हो पाया और वो बिगड़ गया। ये रिश्ता अभी भी कभी कभी छलक जाता है, भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता, जो कि खराब रिश्ता था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, रिश्ता और भी अच्छा हो रहा है। तो ये सारी की सारी स्थिति इस देश के अंदर हुई और यहीं पर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हमारी इकोनॉमी हो गई और हमें रेट क्या देखने को मिला, 3.3%। यहीं पर ही एक और कदम उठाया था और वो कदम ये था, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है, ठीक है, झारखंड में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूं और प्लीज़ जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और जितना हो सकता है लाइक भर भर के दो और प्लीज़ इसे पूरा का पूरा वीडियो को देखो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा, पुराना तो कुछ होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो आपके सामने है।